साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं हमारी, और व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कल मैंने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां आपको करवाई थी। आज मैं आपको सिगमंड फ्राइड के द्वारा बनाया हुआ इदम एवं परायम का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, जिसका संबंध व्यक्तित्व से है, वो इदम, अहम और पराअहम, उन तीनों को इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम व्यक्तित्व निर्माणकारी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। और व्यक्तित्व निर्माणकारी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, इसमें तीन तत्वों के बारे में पढ़ना है: इदम, अहम और पराअहम। इदम, अहम, पराअहम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इदम से शुरुआत कर देते हैं। इदम, पहले तो आप ये समझिए, ये जो इदम मैंने लिखा है, इस इदम को उपाअहम भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम है। हम इसको इदम के अलावा उपाअहम भी कहते हैं। इसे हम आईडी भी कहते हैं, इड। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि इदम को इदम के अलावा उपाअहम के नाम से भी जाना जाता है, इसे आईडी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इड भी बोलते हैं, इड। अब ये होता क्या है वो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे हम। इदम से तात्पर्य क्या होता है? नवजात शिशु की जन्म के समय, नवजात शिशु की जन्म के समय जैसी आकृति, बनावट अथवा संरचना होती है। ठीक है, जन्म के समय कोई बच्चा जैसा दिखता है, जैसी उसकी आकृति होती है, जैसी उसकी बनावट होती है, हम उसी को क्या मानते हैं? इदम मानते हैं। इदम से तात्पर्य होता है नवजात शिशु की जन्म के समय जैसी आकृति, बनावट और संरचना है, वो इदम है। हमने देखा, एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद हमने उस बच्चे को देखा, गोद में उठाया, और देखते ही हम बोले, अरे ये तो दादा पे गया है, ये तो इसके पापा पे गया है। इसका मतलब हम जो देख रहे हैं वो क्या है? इदम है। और ये नवजात शिशु के जन्म के समय पाया जाता है। इदम को हमारे पूर्वजों की, इदम जो है उसको हमारे पूर्वजों की असंख्य स्मृतियों एवं अवशेषों का भंडार माना जाता है। जैसे हमने बच्चे को गोद में उठाया, हमने क्या बोला? अरे ये तो दादा पे गया है। तो वो दादा जो इस दुनिया में नहीं है, वो अब नहीं रहे, इसके बाद भी उनकी यादें, उनके गुण, उनके अवशेष, उनकी स्मृतियां उस बच्चे में झलक रही हैं। और वो हमें किसके माध्यम से पता चल रही है? इदम के माध्यम से। तो नवजात शिशु की जन्म के समय जैसी आकृति, बनावट अथवा संरचना होती है, उसे इदम कहते हैं। यह इदम हमारे पूर्वजों की असंख्य स्मृतियों एवं अवशेषों का क्या कहलाता है? भंडार। ठीक है, इसे हम हमारे पूर्वजों की असंख्य स्मृतियों एवं अवशेषों का भंडार कहते हैं, भंडार के नाम से जानते हैं। इदम इच्छाओं की जननी कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं ये। ठीक है, विशेषताएं, इच्छाओं की जननी कहते हैं। किसको इच्छाओं की जननी कह रहे हैं हम? इदम को। इसे इच्छाओं की जननी कहते हैं। यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन से सिद्धांत पर? सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। इच्छाओं की जननी कहलाता है। इच्छा यहां पे जन्म लेती हैं, इच्छा यहां पे पैदा होती हैं।
इसे सुखवादी सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। कहने का मतलब जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, इसको सुख मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी अपनाना पड़े। तरीका गलत है, सही है, या उसका परिणाम क्या होगा, मैं किस क्रिया के आधार पर उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, इन सब बातों से इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो इसे इच्छाओं की जननी कहते हैं। यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह मन का असभ्य भाग है। क्या कहलाता है? मन का असभ्य भाग। यह मन का असभ्य भाग कहलाता है। असभ्य भाग कहलाता है, इसका मतलब इसमें सभ्यता नहीं होती है। ठीक है, ये छोटे बच्चे को जिद्दी बना देता है, अर्थात छोटे बच्चे में, जो छोटा बच्चा है उसमें जिद्दीपन का विकास करता है, जिद्दीपन को बढ़ावा देता है। तो यह मन का असभ्य भाग है। यह बच्चों में जिद्दीपन को बढ़ावा देता है। जिद्दीपन को बढ़ावा देता है अर्थात बच्चों में पशुवत व्यवहार को प्रेरित करता है, पशुवत व्यवहार को प्रवृत्त करता है। बच्चों को पशुओं के समान व्यवहार करने के लिए क्या कर देता है? प्रेरित। इसका मतलब यह भी है कि जैसे कोई वयस्क व्यक्ति है और कोई वयस्क व्यक्ति किसी ऐसी घटना को अंजाम दे देता है या किसी ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, ये समाज पर कलंक है। तो उस समय में जिस व्यक्ति ने जो घटना की थी, जिसकी हम इतनी घोर कटु शब्दों में निंदा कर रहे हैं, उस व्यक्ति पर उस समय सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या हावी हो गया था? इदम। उस पर इदम हावी था, और इदम हावी होने की वजह से उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही सब कुछ दिखा। बाद में क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, वो भूल गया। उसे सिर्फ अपनी इच्छा की क्या करनी थी उस समय में? पूर्ति। और किससे प्रभावित हो गया? इदम से। तो इदम मन का असभ्य भाग है। ये बच्चों में जिद्दीपन को बढ़ावा देता है, पशुवत व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। इसे सही व गलत का पता नहीं होता। सही व गलत का पता नहीं होता। क्या सही है, क्या गलत है, ये नहीं जानता। ठीक है, इसका अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता। इसका अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता। सही व गलत का पता नहीं होता, इसका अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता। इसे अपने कार्यों का परिणाम पता नहीं होता। देखो, इसे सही व गलत का नहीं पता, क्या सही है क्या गलत है। इसका अपनी क्रियाओं पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो इच्छा उत्पन्न हुई उसकी पूर्ति करनी है, बस एकमात्र ध्येय है। इसे अपने कार्यों का परिणाम पता नहीं होता है। इसे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूं इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे या लोग मुझे क्या समझेंगे। ठीक है, ये लिंग सिद्धांत या लिंग शक्ति कहलाता है। काम प्रवृत्ति से वशीभूत करता है, लिंग शक्ति कहलाता है। ठीक है, यह है लूटो, छीनो और मौज करो। तीन काम, लूटो, छीनो, मौज करो। अर्थात कोई भी गलत कार्य करो, पर्स छीनो, बैग छीनो, चैन लूटो, छीनो और बेच बाच के अपने आवश्यकताओं की क्या करनी है? पूर्ति। इच्छाओं की क्या करनी है? पूर्ति। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये लूटो, छीनो, मौज करो में विश्वास करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये दुख से बचना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये कैसा होता है? सुखवादी। ये रहा ना सुखवादी, इसीलिए इसको किससे डर लगता है? दुख से। ये दुख से हमेशा ही कैसा रहना चाहता है? दूर रहना चाहता है। मेरे कहने का मीन्स ये हुआ कि जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त करने की इच्छा है, जो सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्ति में लगा रहता है और जिसकी सोच ये है कि मुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, मैं हमेशा पूरा जीवन सुखमय व्यतीत करूं, तो हो सकता है कि उस पर अधिकांश मात्रा में क्या हावी हो? इदम हावी हो। ठीक है, इसका संबंध लिबिडो से होता है। इसे लिबिडो का केंद्रीय भंडार ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न आता भैया लिबिडो किसे कहते हैं? तो लिबिडो से तात्पर्य सिगमंड फ्राइड ने बताया है काम शक्ति। लिबिडो से तात्पर्य क्या है? काम शक्ति। अर्थात
सिगमंड फ्राइड के अनुसार लिबिडो वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारा इदम है। अच्छा, इसके साथ साथ इदम जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें तो भैया सहज अनुक्रियाएं जो संपन्न होती हैं, या फिर इच्छा पूर्ति की अनुक्रियाएं, जैसे मेरा तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, हमें तो इस समय लस्सी पीने की आदत है, हमें तो लस्सी पीने का मन होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है या जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, इनके लिए भी इदम को जिम्मेदार माना जाता है। कहने का मतलब सहज क्रिया हो और चाहे इच्छा पूर्ति की हो, सहज अनुक्रिया हो चाहे इच्छा पूर्ति की, सहज जैसे छींकना, पलक झपकना, ठीक है, इनके लिए भी क्या जिम्मेदार है? इदम। और इच्छा पूर्ति जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना, दूध पीना, ठीक है, या फिर आइसक्रीम खाना, ये सब भी किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है? इदम की वजह से। तो ये था अपना इदम, अहम परायम में से इदम। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इदम, इदम का दूसरा नाम उपायम है, इसे इड भी बोलते हैं। ठीक है, नवजात शिशु, अच्छा ये होता क्या है? तो नवजात शिशु की जन्म के समय जैसी आकृति, बनावट अथवा संरचना होती है उसे हम इदम कहते हैं। ये हमारे पूर्वजों की असंख्य स्मृतियों एवं अवशेषों का भंडार कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसे इच्छाओं की जननी कहते हैं, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, ये मन का असभ्य भाग कहलाता है, ये बच्चे में जिद्दीपन को बढ़ावा देता है, अर्थात पशुवत व्यवहार के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। सही व गलत का इसको पता नहीं होता, अपनी क्रियाओं पर इसका नियंत्रण नहीं होता, इसे अपने कार्यों का परिणाम पता नहीं होता, इसको लिंग शक्ति माना जाता है, ये लूटो छीनो मौज करो में विश्वास करता है, ये हमेशा ही दुख से बचना चाहता है और हमेशा सुख की प्राप्ति करना चाहता है। ये लिबिडो का केंद्रीय भंडार गृह कहलाता है और लिबिडो से तात्पर्य होता है काम शक्ति। इसके कारण दो प्रकार की अनुक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक तो सहज और दूसरी इच्छा पूर्ति। सहज होती है छींकना और पलक झपकना, और इच्छा पूर्ति होती है जैसे दूध पीना अथवा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो तो कोल्ड ड्रिंक पीना। ठीक है, ये था अपना इदम। अगला है अहम। अहम देखिए, इदम में से ही अहम का विकास होता है, पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। पहले इदम विकसित होगा, इदम में से फिर अहम विकसित होगा, और अहम के बाद फिर अहम में से ही परा अहम का विकास होता है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, और तीनों ही जब वयस्क व्यक्ति होता है, कोई वयस्क व्यक्ति जब इन तीनों से प्रभावित होता है तो वो अपने व्यवहार को क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस बना के रखता है कहने का मेरा मीन्स ये है कि जब इदम हावी होता है तो इच्छाएं उत्पन्न होती है, और अहम हावी होता है तो सही गलत का पता चलता है, और जब परायम हावी होता है तो व्यक्ति क्या बन जाता है? धार्मिक प्रवृत्ति वाला बन जाता है, धार्मिक हो जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट बस इसको साफ कर देता हूं। जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूं, हमारा मकसद है कम समय ज्यादा पढ़ाई। ठीक है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करवाना। ठीक है ना, एक ऐसे डायलॉग बोलते हैं, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, सीधी बात नो बकवास। वही हमारा पर्पज है कि भैया कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखाने की, बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए दूसरा है अहम। अहम, अहम को ईगो भी कहते हैं। ठीक है, एक तो है इदम, इदम हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं अहम। ये किशोर अवस्था में विकसित होता है, सबसे बड़ी बात। कब विकसित होता है? किशोर अवस्था में। ये किशोर अवस्था में विकसित होता है, किशोर अवस्था में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। वास्तविक या यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह किशोर अवस्था में पाया जाता है। यह वास्तविक या यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह वास्तविक या यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित करवाता है कि वास्तविक परिस्थिति कैसी है, वास्तविकता कैसी है, हमारे आसपास चल क्या रहा है, उन बातों को बताता है। हमें कैसे समायोजन करना है, कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, वो सब कुछ बताने वाला कौन है? अहम। ये वास्तविक या यथार्थवादी होता है। ये व्यक्ति को मनुष्यवत व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। मनुष्यवत, मनुष्य होने के नाते आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए हमको सिखाता है, और सिखाने वाला कौन है? अहम। ठीक है, ये
सही व गलत में अंतर करवाता है। क्या करवाता है? सही व गलत में अंतर करवाता है। सही व गलत में अंतर करवाता है मतलब हमको यह बताता है कि हम जो कर रहे हैं उसका ये क्या मतलब, ये सही काम है या नहीं है, गलत है सही है, उसमें भेद करवाता है। और भेद करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अहम की। तो ये वास्तविक या यथार्थवादी होता है, मनुष्यवत व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, सही व गलत में अंतर करवाता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है। कैसी होती है? तर्कपूर्ण। जबकि इदम की प्रवृत्ति कैसी थी? प्रकृति कैसी थी? तर्कहीन। अगर वो तर्कपूर्ण होता तो सही गलत में क्या कर लेता? अंतर। उसकी कैसी थी? तर्कहीन। तर्कहीन मतलब जो तर्क नहीं कर सकता, सही गलत में अंतर नहीं कर सकता। इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है, ये सही व गलत में अंतर कर पाता है। सही व गलत में क्या कर पाता है? अंतर। ये सही व गलत में अंतर कर पाता है। इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है। ये क्या करता है? देखिए, ये व्यक्ति, इसके कारण व्यक्ति का अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। इसे अपने कार्यों का परिणाम पता होता है। इसका अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। इसको अपने कार्यों का परिणाम पता होता है। यह चेतन बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? चेतन बुद्धि का प्रतीक। यह चेतन बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह निद्रा में तो जाता है, निद्रा में तो जाता है, परंतु सपनों पर नियंत्रण रखता है। यह निद्रा में तो जाता है परंतु सपनों पर नियंत्रण रखता है। जो सपने हमें याद रहते हैं, जिन्हें सुबह उठ करके हम सुनाते हैं, वो सपने किसकी वजह से संभव है? इसकी वजह से। इसकी वजह से, किसकी वजह से? मतलब अहम की वजह से संभव है। यह निद्रा में तो जाता है परंतु सपनों पर क्या रखता है? नियंत्रण। इसका महत्वपूर्ण काम होता है इदम और परा अहम के मध्य बैलेंस बनाना। इदम और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी भी इसकी होती है, अहम की। ठीक है, ये निद्रा में तो जाता है परंतु सपनों पर नियंत्रण रखता है, सपनों पर कंट्रोल करता है। ये इदम और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। किस किस के मध्य? इदम और पराअहम के मध्य क्या स्थापित करता है? सामंजस्य। मूल प्रवृत्तियों के दबाव, मूल प्रवृत्तियों के दबाव, बाह्य संसार और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी भी अहम की मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये व्यक्ति को वास्तविक दुनिया से, वास्तविक जगत से परिचित करवाता है, वास्तविक परिस्थितियों से परिचित करवाता है, ये मनुष्यवत व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, ये सही व गलत में अंतर करवाता है, इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है, यह सही व गलत में अंतर इसीलिए कर पाता है। ठीक है, ये क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, इसे अपने कार्यों का परिणाम पता होता है और यह चेतन बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह निद्रा में तो जाता है परंतु सपनों पर नियंत्रण रखता है। ये इदम और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। ये मूल प्रवृत्तियों के दबाव, बाह्य संसार और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? अहम की, जिसको हम कह रहे हैं ईगो। इसके अलावा यह स्वचेतन माना जाता है। ठीक है, और यह अर्धचेतन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? अर्धचेतन से। तो यह था हमारा अहम। एक हमने पढ़ा इड, दूसरा है ईगो। एक हमने पढ़ा उपायम, दूसरा है अहम, जिसको हम उपायम को हम इदम, इड, उपायम तीनों नामों से जानते हैं। यह किशोर अवस्था में विकसित होता है। इसकी विशेषता एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। किशोर अवस्था में विकसित होता है, यह वास्तविक या यथार्थवादी माना जाता है, सही व गलत में अंतर करवाता है, इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है, इसीलिए सही व गलत में अंतर करने में समर्थ होता है, इसे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है और यह अपने कार्यों का परिणाम पहले से जानता है। यह निद्रा में तो जाता है परंतु सपनों पर नियंत्रण रखता है। इसका महत्वपूर्ण काम होता है इदम और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। यह मूल प्रवृत्तियों के दबाव, बाह्य संसार और पराअहम के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। यह स्वचेतन होता है और अर्धचेतन मन से इसका संबंध माना जाता है। तीसरा जो तत्व है
उसकी बात कर रहे हैं हम। और तीसरा तत्व है परा अहम, सुपर ईगो, इसे हम कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, यह वयस्क होने पर विकसित होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यह वयस्क अवस्था में विकसित होता है। वयस्क अवस्था में जब विकसित होता है तो यह व्यक्ति को धार्मिक बना देता है, धार्मिकता को बढ़ावा देता है, धार्मिक बना देता है, धार्मिकता को बढ़ावा देता है। इसके कारण काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है, काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। यह वयस्क अवस्था में विकसित होता है, धार्मिकता को बढ़ावा देता है। इसके कारण काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। और जहां काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में होगी वहां व्यक्ति निश्चित रूप से कैसा हो जाएगा, आदर्शवादी। तो यह आदर्शवादी माना जाता है। कैसा माना जाता है, आदर्शवादी। ठीक है, यह व्यक्ति को दैवीय कार्यों की ओर ले जाता है, अर्थात यह दैवीय सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, नैतिकता पूर्ण बना देता है, व्यक्ति को नैतिकता पूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति के अंतर मन में जब पछतावे की भावना उत्पन्न होती है या उसके अंतर मन में आत्मा की आवाज उत्पन्न होती है तो उसके लिए परायम जिम्मेदार माना जाता है। ये वयस्क अवस्था में विकसित होता है, ये धार्मिकता को बढ़ावा देता है। इसके कारण काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। चलिए देखिए एक बार, ये वयस्क अवस्था में विकसित होता है, धार्मिकता को बढ़ावा देता है। इसके कारण काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। ये आदर्शवादी होता है। ठीक है, ये दैवीय कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है, व्यक्ति को दैवीय कार्यों में लगाता है और दैवीय सिद्धांत पर यह आधारित है। व्यक्ति में नैतिकता का क्या कहते हैं, नैतिकता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ये पछतावे की भावना जो उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंतर मन में, उसके लिए परायम को ही जिम्मेदार माना जाता है। जैसे हमने छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया किसी बात को लेकर के, बाद में हमें लगा कि भाई ये तो बच्चा है और इसे सही गलत की कोई जानकारी है ही नहीं, और सही गलत की जानकारी होती तो ये क्या करता, इस काम को करता ही नहीं। इसलिए चूंकि सही गलत की जानकारी नहीं थी इसलिए इसने ये काम कर दिया और हमने गलती से उसमें क्या मार दिया, थप्पड़। तो थोड़ी देर बाद हम उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और फिर खिलाने ले जाते हैं, फिर या फिर कोई चॉकलेट टॉफी दिला करके ले आते हैं। क्या हुआ, मेरे मन में पछतावे की भावना उत्पन्न हुई। फिर है आत्मा की आवाज। जब आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करते हैं, सहायता करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपके मन में बातें उठ रही हैं कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, यदि हम इसके लायक हैं तो इसकी मदद करनी चाहिए, ये जो आत्मा की आवाज है, इसके लिए भी क्या जिम्मेदार माना जाता है, परा अहम। ठीक है, परा अहम क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर कठोर नियंत्रण करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करता है। और कठोर नियंत्रण स्थापित करता है, इसी कारण इसको हम मन का न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, मन का न्यायाधीश। यह व्यक्ति के व्यवहार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करता है, इसीलिए हम इसको मन का न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह व्यक्ति को यह बताता है कि अगर तूने यह काम किया तो इसकी सजा ये होगी, चोरी करेगा तो सजा ये होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसकी सजा ये होगी। ठीक है, जबकि जो अहम है उसे हम कहते हैं मन का सिपाही। क्या बोलते हैं, अहम को मन का सिपाही। मन का सिपाही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इदम की अवैध क्रियाओं को करने से रोकता है, इदम की अवैध क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, हमें उनसे बचाता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मन का सिपाही। और इसको क्या बोलते हैं, मन का न्यायाधीश, क्योंकि ये हमारे व्यवहार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये हमारा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के 3 तत्व हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और उसमें तीसरा तत्व है परा अहम। एक हमने पढ़ा इदम, दूसरा हमने पढ़ा अहम, और तीसरा है परा अहम। परा अहम सुपर ईगो भी कहलाता है। यह वयस्क अवस्था में विकसित होता है, व्यक्ति में धार्मिकता को बढ़ावा देता है, अर्थात व्यक्ति को क्या बना देता है, धार्मिक। इसमें काम प्रवृत्ति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है,
इसके कारण व्यक्ति काम प्रवृत्ति से काम बिल्कुल दूर हो जाता है, और जहां काम, मद, मोह, लोभ ये सारी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व से हट जाती हैं तो ऑटोमेटिक उसका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, व्यक्तित्व महान कहलाता है। ये आदर्शवादी माना जाता है, ये दैवीय कार्यों से जुड़ा होता है, व्यक्ति को धार्मिकता की ओर ले जाता है, ये दैवीय सिद्धांत माना जाता है, ये नैतिकता से पूर्ण होता है, इसमें कूट कूट के नैतिकता भरी होती है। व्यक्ति बिल्कुल भी लेश मात्र भी किसी का बुरा करने की बात दूर है, किसी का बुरा सोचता भी नहीं है। और ये इसके वजह से ये दो गतिविधियां, पछतावे की भावना और आत्मा की आवाज, ये दोनों संपन्न होती है। जब किसी बच्चे को डांट देते हैं या किसी जानवर को डंडे से मार देते हैं तो उसके बाद हमें जो दुख होता है, फिर हम उस जानवर को रोटी पटकते हैं, ठीक है। तो पछतावे की भावना और किसी की मदद करने के लिए इंटरनली जो आवाज आती है, हमारे मन से जो आवाज गूंजती है, उसे हम कहते हैं आत्मा की आवाज। इनके लिए भी परायम जिम्मेदार होता है। फिर ये हमारे व्यवहार पर कठोर नियंत्रण करना सिखाता है, ये मन का न्यायाधीश कहलाता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार पर हमको कठोर नियंत्रण करना सिखाता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं मन का न्यायाधीश। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमने पढ़ा है व्यक्तित्व मापन की निर्माण विधियां पढ़ी, और ये हमने पढ़ा व्यक्तित्व निर्माणकारी सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने बनाया है, और इदम एवं परायम तीनों की बातें की हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और एक अपील मैं जैसे कि आपसे रोजाना करता हूं, यदि आप 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग का आपका मन है, और पिछली बार यदि आपने कुछ गलतियां की हैं उन पर अच्छी तरह से काम करने का मन है, और अब की बार आपको निश्चित रूप से सफलता चाहिए ही, कंपलसरी है कि आप सफल होना ही चाहते हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है, जहां की बेहतरीन टीम, जैसा कि मैं रोजाना दोहराता हूं, आपको बेस्ट अनुभव प्रदान करेगी, और आपके साथ जुड़कर के इतनी मेहनत करेंगे कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आपका मन है कि आप ऐसी टीम के साथ जुड़े, तो निश्चित रूप से 1 जनवरी से हम नए बैचों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर मेंस के बैच सेपरेट चलाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।